at any other position, at any other position। तीसरा, कल हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? एक्सियल पोजीशन पढ़ लिए थे, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पढ़ लिए थे। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? तीसरा पढ़ना है एट एनी अदर पोजीशन। एट एनी अदर पोजीशन, एट एनी अदर पोजीशन बोले थे, इलेक्ट्रिक डायपोल लेंगे। इस इलेक्ट्रिक डायपोल का नेमिंग हम लोग क्या कर देंगे? मान लेते हैं ए बी। क्या कर देंगे? ए बी। ये क्या कंटेन करेगा? प्लस क्यू चार्ज। ये क्या कंटेन करेगा? माइनस क्यू चार्ज। मान लेते हैं इसका सेंटर पॉइंट क्या है? O है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 है। तो हम लोग एक इलेक्ट्रिकल क्या कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रिक डायपोल एज्यूम किए। वो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है मान के चलते हैं? ए बी, जिसमें हमारे पास चार्ज क्या क्या है? प्लस क्यू और माइनस क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है मान के चलते हैं? 2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है मान के चलते हैं? 2 है डिस्टेंस है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ कैलकुलेट करते हैं? एक्सिस पे, तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं परपेंडिकुलरली पॉइंट पी पे, तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? ब्रॉड साइड ऑफ पोजीशन। क्लियर है कि नहीं है? फिर से, अगर एक्सिस पे कैलकुलेट करते हैं तो क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन, और अगर परपेंडिकुलरली कैलकुलेट करते हैं तो क्या बोलते हैं? ब्रॉड साइड ऑफ पोजीशन। लेकिन दोनों कहां से कैलकुलेट किया जाता है? ओ से। वाला भी ओ से किए थे, सेकंड वाला भी ओ से किए थे। अब अगर ना तो हम एक्सिस पे कैलकुलेट करें, ना परपेंडिकुलरली कैलकुलेट करें, किसी अनदर पॉइंट पे कैलकुलेट कर दे। क्या कर दे? किसी अनदर पॉइंट पे कैलकुलेट कर दे ओ से, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एट एनी अदर पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? एट एनी अदर पॉइंट। व्हेन electric field intensity is calculated, when electric field intensity is calculated neither in axis nor perpendicular to axis। ना तो एक्सिस पे कैलकुलेट करेंगे, ना ही एक्सिस के परपेंडिकुलर पे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग किसी तीसरे पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एट एनी अदर पोजीशन। अभी कितना एंगल बना रहे हैं मान के चलते हैं? थीटा एंगल बना रहे हैं। इसका डायपोल मोमेंट कितना होता है? हमको पता है P इक्वल क्या होता है? 2ql। कितना होता है? 2ql होता है। वो स्मॉल p है ना, ये कैपिटल P है। ठीक, अब P अपने दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा। एक क्या है तुम्हारा? डायपोल मोमेंट रहेगा, और एक क्या रहेगा तुम्हारा? थीटा। थीटा मतलब एंगल, डायपोल मोमेंट P है। तो P अपना कितना कंपोनेंट बनाएगा? 2। पहला कंपोनेंट क्या बनेगा? इस तरीके से बनेगा इसका कंपोनेंट, इसको यहां बनाना कंपोनेंट को। ठीक है, कैसे बनाएंगे? ये ऐसे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा और एक क्या बनेगा? वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनता है अपने को पता है? P cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनता है? P sin थीटा। क्लियर है कि नहीं? फिर से एक बार समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया है? इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल का? AB। चार्ज क्या क्या रहेगा? प्लस क्यू चार्ज और माइनस। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा? 2 है। याद रखिए। इसका सेंटर पॉइंट क्या है? O। अब O से अगर एक्सिस पे निकालते हैं तो एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, O से परपेंडिकुलर निकालते हैं तो ब्रॉड साइड बोलते हैं। तो ना हमने एक्सिस निकाला, ना हमने परपेंडिकुलर निकाला। हमने एक ऐसा पॉइंट निकाला जो ना तो एक्सिस पे प्रेजेंट है और ना ही किस पर प्रेजेंट है? किसी तीसरे पॉइंट पे। और तीसरा पॉइंट O के साथ कितना एंगल बनाता है? थीटा एंगल। तो थीटा एंगल बनाते हैं तो हमको पता है इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है? P = 2ql। तो वो अपने दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा। क्या क्या कंपोनेंट बनेगा? P और थीटा का, P cos थीटा और P sin थीटा। अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी along P cos थीटा। किससे डिफाइन कर लो? P cos थीटा के। तो वो एक्सियल पोजीशन में जाएगा। किसमें जाएगा? एक्सियल पोजीशन में। E1 क्या निकाल के आए थे कल बताओ? E का एक्सियल पोजीशन का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3। काहे उतना डिटेल में जाएंगे? और सबसे आखिरी वाला यही निकला था। तो E1 क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? r3। क्लियर है आपको? इक्वेशन नंबर 1।
फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग कौन से डायरेक्शन में ये कौन सर ब्रॉड साइड P sin थीटा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो इसका फार्मूला कल क्या पढ़ा था हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R, ये पढ़ के आए कल। इस वैल्यू को पुट कर दो तो E2 क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन R। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड। ठीक, क्लियर है कि नहीं है मेरे को ये बताओ। अब फिर से इसी चीज को एक बार यहां से रिपीट करते हैं। थ्योरी लिखो पहले दो लाइन। when electric field intensity is neither calculated on axis nor calculated on perpendicular to the axis, but कॉमा करके but it is calculated on some other point making an angle with the center of the dipole, making an angle with the center of the dipole, full stop। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना तो एक्सिस पे बनेगी ना तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे बनेगी, वो सेंटर के साथ किसी एक अलग पॉइंट में एंगल बनाते हुए बनेगी। ठीक है, फुल स्टॉप। इन दिस वे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट is divided into two components. Electric dipole moment is divided into two components. पहला P cos theta along axial position and P sin theta along broadside on position, P sin theta along broadside on position। क्लियर है, कोई डाउट? अब देखो इसके आगे समझना है। E1 और E2 निकलने के बाद हमको क्या कैलकुलेट करना रहता है? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकलेगा? E इज इक्वल टू रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा ना लिखते अपन क्या लिखते हैं फाई। यहां पे हमने यूज किया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? अगर हमारा ड्राइंग इस तरीके से बन जाता है और ये रिजल्टेंट है, क्या बताना है हमको? रिजल्टेंट। तो ये हमारा क्या हो गया? E1, इधर क्या हो गया हमारा? E2 हो गया। दोनों के बीच में बनता क्या एंगल मान के चलते हैं? थीटा। लेकिन हमारे पास कितना डिग्री बन रहा है दोनों के बीच में? 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री बन रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? फाई इक्वल टू कितना डिग्री लिख लेंगे? 90। फाई को 90 डिग्री लोगे तो कैसे दिखेगा? E इज इक्वल टू रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos कितना डिग्री? 90। और cos 90 कितना होता है? 0। cos 90 कितना होता है? सो E इज इक्वल टू क्या आ गया? रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस cos 90 0 0 इनटू कुछ भी मतलब 0।
तो अब E1 और E2 की वैल्यू को पुट अप करो, इस पे क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर। ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा अगला स्टेप, देखो 1 का स्क्वायर तो क्या होता है 1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 2 जा कितना होता है 4, p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और 3 2 जा कितना होता है 6। यहां तक क्लियर है? प्लस ये इसको ऐसे लिख देना r क्यूब का होल स्क्वायर, इसका बनाएंगे तो क्या होगा 1 तो 1 ही होगा, ये क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बचेगा r क्यूब का होल स्क्वायर। क्या क्या कॉमन दिख रहा है, p स्क्वायर कॉमन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कॉमन, r क्यूब स्क्वायर कॉमन, चलो निकालो p स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर r क्यूब स्क्वायर, क्या बचा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये क्लियर? कोई डाउट? देखो p स्क्वायर का p बाहर, इसका स्क्वायर बाहर, इसका भी स्क्वायर बाहर, इतना तो बाहर निकल गया, अंदर में क्या बचा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब रूट ओवर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 4 में से एक ज्ञात कितना बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस यूनिट क्या लिखेंगे न्यूटन पर कूलम। सवाल में आती है पॉज करो, तो डाउट होगा तो पूछिए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी में सॉरी जरूरत नहीं है, खैर हिंदी में इसको सतत आवेश वितरण कहते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चाहे हम लोग एक वायर ले लें या एक सीट ले लें या एक हम लोग क्या ले लें वॉल्यूम ले लें, ठीक है, वायर ले लें सीट ले लें या फिर क्या ले लें वॉल्यूम ले लें, और इस वायर सीट या वॉल्यूम में किसी एक पॉइंट पर अगर हम चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं, किसी एक पॉइंट पर अगर हम क्या कर देते हैं चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये सभी साइड क्या हो जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। क्या हो जाता है सभी साइड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। यूनिफॉर्मली मतलब एक समान, मतलब अगर इस किनारे में हमने +q चार्ज दिया तो सभी तरफ इसमें क्या हो जाएगा +q चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये क्या कहलाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है कि नहीं है? अगर हम लोग सीट में एक तरफ चार्ज दिए तो सीट के सभी तरफ में कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? उसी तरीके से अगर वॉल्यूम वाले में +q चार्ज दिए हैं तो सभी तरफ इसमें भी क्या चार्ज डेवलप हो जाएगा प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया? लिखो इफ चार्ज इज गिवन टू, इफ चार्ज इज गिवन टू एनी पॉइंट of wire comma seat or solid object having 3 dimension, then the charge is uniformly, then the charge is uniformly distributed, then the charge is uniformly distributed on all sides full stop. This phenomena is
called continuous charge distribution. कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया कि नहीं है? चाहे हम वायर लें, शीट लें, या कोई सा वॉल्यूम लें या सॉलिड सब्सटेंस लें जिसका क्या हो 3 डायमेंशन, तो उसमें अगर किसी एक पॉइंट पर चार्ज फ्लो किया जाता है तो सभी पॉइंट पे यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और चार्ज का इसी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। रुकेगा ही अभी, चालू करो, चला गया, चालू करो। ओके, अब देखो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है लीनियर, एक होता है तुम्हारा सुपरफिशियल या सरफेस, और एक होता है तुम्हारा वॉल्यूम। मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? अगर चार्ज किसमें एक समान डिस्ट्रीब्यूट होगा? वायर में, एक लेंथ में, तो वो लीनियर कहलाएगा। एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या कहलाएगा? सरफेस। और वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या कहलाएगा? वॉल्यूम। तो लीनियर, अब लीनियर में अगर हम लोग एक वायर ले लें, इस वायर की लंबाई कितनी है मान के चलते हैं L, कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ L, और L वायर में हम लोग प्लस क्यू चार्ज अप्लाई करते हैं। और जैसे ही प्लस क्यू चार्ज अप्लाई करते हैं, इसमें यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कितना चार्ज? क्यू चार्ज। क्लियर हो क्या? तो हम क्या जानते हैं? डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास नहीं है हमारे पास, क्या है? चार्ज। वॉल्यूम नहीं है हमारे पास, क्या है? लेंथ। क्या है हमारे पास? तो डेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे? यहाँ पे कौन सा डेंसिटी है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं? और चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू। और लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? तो लैम्डा इक्वल क्या आ गया? क्यू अपॉन एल। उसी तरीके से सरफेस ले लेते हैं। मान लेते हैं सरफेस का एरिया कितना है? a। अब इसमें हम लोग प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये सभी तरफ क्या हो जाएगा? प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब सभी तरफ प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या चार्ज? प्लस क्यू चार्ज सभी तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या बनेगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बनेगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या आएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। किसे डिनोट करते हैं? सिग्मा। और सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया। और अगर हम लोग एक वॉल्यूम ले लें या एक गोला ले लें, गोले में भी बनेगा, दोनों में बनेगा। अब इसमें अगर हम लोग प्लस क्यू चार्ज अप्लाई कर रहे हैं, मैं बनाना चाहता था इसको भी गोला, कुछ और बन गया वो, ठीक है, वो गोल गोल के जलेबी। इसमें अगर हम लोग प्लस क्यू चार्ज इसमें दे या इसमें दे, दोनों में दे सकते हैं, दोनों वॉल्यूम शो करता है। ये क्या है तुम्हारा? सिलेंडर। और ये क्या है तुम्हारा? स्फीयर। सर्कल में नहीं होता है, क्या है? अब मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर्कल और स्फीयर में हम लोग अंतर कैसे पता करेंगे? इसको देखकर, अगर तुम्हारे सामने एक चूड़ी रख दिया जाए और एक फुटबॉल रख दिया जाए, देन यू कैन क्लासिफाई इट इज सर्कल एंड इट इज स्फीयर। अब मैं इस पे बना दिया, अब कैसे क्लासिफाई करोगे कि सर्कल है कि स्फीयर है? स्फीयर तो दिख ही नहीं रहा है। अब कैसे बताएंगे? बताओ, होगा ना कुछ ना कुछ। आज तक के नहीं पूछे और 12th में। वाह, जिसमें रेडियस बना दिया जाता है वो क्या है तुम्हारा? सर्कल, ठीक है। और स्फीयर में रेडियस दिखाई नहीं देता ना, तो सेंटर दिखाई देता है। भाई मैं बना दियो यार, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ उस चीज का, ठीक है। सर्कल में रेडियस और सेंटर दोनों अपने को क्लियर कट रहता है, लेकिन स्फीयर में उसका सेंटर नहीं दिखाई देता है, ठीक है। वो दोनों का डिफरेंस है। तो हम लोग क्या ले लिए? प्लस क्यू चार्ज इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा डेंसिटी निकलेगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी निकलेगी? कितनी निकलेगी?
चार्ज अपॉन वॉल्यूम। लेट द वॉल्यूम इन दोनों का कितना है मान के चलते हैं v, कितना है वॉल्यूम। सो इसको डिनोट करते हैं रो से, किसे डिनोट करते हैं रो, ठीक है। सो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो ये हो गया चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन एरिया, और ये हो गया तुम्हारा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है यहाँ पर तक। तो ये तीनों वैल्यू का यूज हम लोग गॉस थ्योरम में करेंगे। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे गॉस थ्योरम, उसमें तीनों वैल्यू का यूज करना है। तो सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं होता, क्या होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें एक वायर लिया जाता है जिसकी लंबाई L है, प्लस क्यू चार्ज अप्लाई करते हैं, सभी तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ और डिस्ट्रीब्यूशन खत्म। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या निकलेगी डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होगा चार्ज अपॉन लेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। उसी तरीके से सीट लेंगे, उसका एरिया ए है तो क्या निकलेगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और अगर वॉल्यूम वाला लेंगे तो रो इज इक्वल टू क्या निकलेगा क्यू अपॉन वी। अब इसका यूनिट क्या क्या होता है, इसका यूनिट क्या होगा कूलाम पर मीटर, इसका यूनिट क्या होगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट क्या होगा कूलाम पर मीटर क्यूब। क्लियर है यहाँ ठीक, कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर क्यूब। अब समझते हैं थोड़ा सा और आगे, इसको फिर नोट करना। थोड़ा सा और आगे क्या समझेंगे कि अगर हम लोग इसमें टोटल तो वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसमें किसका वैल्यू कैलकुलेट होता है स्मॉल वैल्यू। क्या कैलकुलेट होता है स्मॉल वैल्यू। स्मॉल वैल्यू को बोलते हैं हम लोग स्मॉल एलिमेंट। क्या बोल देते हैं स्मॉल एलिमेंट। तो स्मॉल एलिमेंट अगर टोटल लंबाई हमारी L है तो स्मॉल एलिमेंट की लंबाई कितनी हो जाती है dl, कितनी हो जाती है dl। डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, कोई सा भी बड़ा चीज है तो इसकी लंबाई कितनी है मान के चलते हैं a। अगर इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो इसमें डिफरेंशिएशन का क्या हो जाता है d, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है dA। तो वैसे हमारा टोटल लंबाई कितना था इस वायर का L, उसको एक पार्ट कट करके निकाल दिया तो उस पार्ट का लंबाई कितना हो जाएगा dl। तो वहां पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो चार्ज क्या हो जाएगा dq। कितना हो जाएगा चार्ज, टोटल चार्ज q था, टोटल लेंथ L था, छोटा सा लेंथ dl हुआ तो वहां पर चार्ज क्या हो जाएगा dq। सो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dq अपॉन dl। ये फार्मूला भी बनेगा, ये कंप्लीट के लिए और ये किसके लिए है स्मॉल एलिमेंट। वैसे इसमें क्या बनेगा सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन dA, और इसमें क्या बनेगा रो इज इक्वल टू dq अपॉन dV। लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब इसको t सिग्मा t लैम्डा या t रो नहीं डिनोट करेंगे। इतना बड़ा वैल्यू निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा, इतने बड़े को निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा, क्योंकि रेशियो सेम हो जा रहा है। क्या सेम हो जा रहा है, रेशियो तो सेम आएगा ना, 1/2 है तो ये भी 1/2 आएगा, भले छोटा छोटा वैल्यू को सॉल्व कर लें, इसलिए उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक, चलो नोट करो, पॉज करो।